हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम तैयारी करवा रहे हैं। उम्मीद है आप भी अपनी अच्छे से अपने लेवल पे तैयारी कर रहे होंगे। इसका टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये नंबर दे रखा है ऊपर, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट है myupsc.in, इस पे भी जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है जिसमें 50% का उसमें डिस्काउंट है। वो आज कल के लिए ही है, उसके बाद फिर वो रेगुलर प्राइस है वो एप्लीकेबल हो जाएगी, तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जनरल स्टडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इन टॉपिक्स को आपको मिस नहीं करना है, इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। वैसे तो पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इन पे आपको फोकस रखना है। एक एक करके हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और आने वाले टाइम में है जो इन पे आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आप अगर सपोर्ट देते हैं तो यहाँ पे भी आपको टेस्ट करवा दिए जाएंगे, और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको तो रेगुलर टेस्ट करवा ही रहे हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो टॉपिक है ये है राजस्थानी भाषा। इससे एक क्वेश्चन आता है, राजस्थानी डायलेक्ट्स। राजस्थानी भाषा है, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इसकी जो उद्गम हुआ है या इसकी उत्पत्ति कहें वो कब हुआ है, कब माना जाता है, तो 11वीं 12वीं शताब्दी में इसका उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी भाषा का विकास तो 15वीं 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी से इसका जो है माना जाता है उद्भव हुआ है। यहाँ दो डिवीजन है इसका, जो मेनली आपके हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो दो भाग हैं। एक है पूर्वी राजस्थानी, एक है पश्चिमी राजस्थानी। जो डॉक्टर नामवर सिंह है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किसका मानना है इनमें से कि पूर्वी राजस्थानी भाषा है वो ब्रज भाषा से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी राजस्थानी भाषा है वो गुजराती से समानता रखती है। देखिए जो ब्रज भाषा है, जैसे मथुरा है, इस एरिया की भाषा ब्रज भाषा है। अब ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान, तो उसमें दौसा, करौली, माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर ये जिले आते हैं। अभी तो डीग वगैरह नए बना दिए तो ये भी उसी में आते हैं। तो ये पूर्वी राजस्थान है जो ब्रज भाषा से प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जो गुजरात बॉर्डर से है ज्यादातर एरिया, जैसे आप सिरोही ले लीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये कई जिले हैं जो गुजरात से बॉर्डर शेयर करते हैं, और कुछ पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है कि ये पश्चिमी राजस्थान है जो इसकी जो भाषा है वो गुजराती से समानता रखती है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है इसको कि डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल किसके नाम है। तो जो पूर्वी राजस्थान का साहित्य है, पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य रूप है उसको पिंगल कहते हैं, और पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य रूप है उसको डिंगल का माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नामवर सिंह, डिंगल और पिंगल। डिंगल है ईस्टर्न राजस्थान और पिंगल है ये ईस्टर्न राजस्थान है, और डिंगल है जो पश्चिमी राजस्थान का ये साहित्य है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा गया, पढ़ने के हिसाब से बता रहा हूं, पश्चिमी और पूर्वी। अब पश्चिमी राजस्थान में जो बोलियां हैं, मुख्य रूप से बोली जाती है बोलियां पश्चिमी राजस्थान में, वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। वैसे ही पूर्वी राजस्थान में है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, राठी बोलते हैं, एक अहीर बाटी है उसको राठी भी बोलते हैं। ये पूर्वी राजस्थान की भाषाएं हैं। मारवाड़ी की बात करते हैं हम, अगर पश्चिमी राजस्थान को देखें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। तो मारवाड़ी कहाँ पे है? मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान की बोली को मारवाड़ी नाम दिया गया है। आपका जो बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर ये एरिया है, ये मारवाड़ी बोली का एरिया है।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी है। जैसे रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, डिवीजन है सब डिवीजन हो गया, वैसे ही बोली है तो उसकी उपबोली कौन सी है, सब सब डायलेक्ट्स कौन सी है मारवाड़ी की। तो इसमें मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, नागौरी, खैराड़ी, सिरोही, थाली, बीकानेरी, नागौरी, ये इसकी उपबोलियां हैं। ये आपको पढ़ना है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ लिख के भी करवा सकता था, लेकिन ये आपको पढ़ना है, टेस्ट इस पे करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में पढ़ाएं, लेकिन आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाए ताकि आप किस तरीके से पढ़ना है आपको। हम पश्चिमी राजस्थान की बोलियों की बात कर रहे थे, तो मेवाड़ी है, ये भी पश्चिमी राजस्थानी है। मारवाड़ी के बाद ये एक इम्पोर्टेंट बोली है, और मारवाड़ी साहित्य में मेवाड़ी का भी बराबर का योगदान है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, राजस्थानी भाषा से, कि किस अभिलेख में ये स्पष्ट है, किस अभिलेख से ये स्पष्ट होता है। इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, किस अभिलेख से ये पता चलता है कि महाराणा कुंभा ने जो लिटरेचर लिखा है, जो उन्होंने 4 नाटक लिखे थे, उनमें मेवाड़ी का प्रयोग किया किया गया है। ये कहाँ किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो ये चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ अभिलेख है उससे ये स्पष्ट होता है कि महाराणा कुंभा ने जो नाटक रचित किए थे 4, उनमें मेवाड़ी का प्रयोग किया था। मेवाड़ी भाषा है, ये कौन सा एरिया में बोली जाती है, तो जो आपका लेक सिटी है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये एरिया है, इसमें मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा जो देखते हैं हम, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा है, इसका संबंध जो आमेर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, आमेर राज्य हुआ करता था, उससे है। इसको जयपुरी भाषा भी कहते हैं या ढूंढाड़ी भी कहते हैं। जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू, ये जो एरिया है, जयपुर के आसपास का जो एरिया है, जयपुर के आसपास के जो जिले हैं उनका कुछ एरिया, वहां पे ढूंढाड़ी बोली जाती है। इसमें देखिए ढूंढाड़ी में क्या होता है, छ, छी, छो, इस तरीके से। जैसे अभी देखें तो अभी वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो इसको अगर आप ढूंढाड़ी में कहते हैं तो अभी अबार राजस्थान को मुख्यमंत्री कौन है। इससे पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, इसु पहला राजस्थान को मुख्यमंत्री कौन छो, तो छो भूतकाल के लिए, छह अभी प्रेजेंट के लिए। जैसे इसु पहला राजस्थान को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे छी, तो वो भूतकाल हो गया, मतलब छी छो ये भूतकाल में, अभी कुण छ मतलब अभी कौन है, छी छो कुण छो, तो ये पास्ट टेंस, भूतकाल। तो ये इस तरीके की भाषा है ढूंढाड़ी भाषा। इसका जो एरिया है जयपुर के आसपास का, जैसे मैंने बताया आपको, किशनगढ़ हो गया, जयपुर है, टोंक है, अजमेर, मेरवाड़ा, ये इन्हीं में बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी की उप बोलियां कौन सी है, सब डायलेक्ट्स इसकी कौन सी है, हाड़ौती हो गई, किशनगढ़ी, तोरावटी, राजावटी, अजमेरी, चौरासी, नागरचौल, ये इसकी उपभाषाएं होती है। और देखिए इसका एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किस भाषा को ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था, किस राजस्थानी बोली में किया था, तो ये ढूंढाड़ी है, जिसका ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद भी प्रकाशित किया था इसका। हाड़ौती है, इसके बाद में जो हाड़ौती, हाड़ौती एरिया कौन सा है, इसमें भी वैसा ही है जैसा मैंने बताया आपको, छ, छी, छो, इस तरीके का। ये कोटा, बूंदी, बारा और जो झालावाड़ का एरिया है वो ढूंढाड़ी का एरिया है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो एरिया है ये ढूंढाड़ी बोला जाता है इसको। आपने हाड़ौती का जो प्रयोग है वो ज्यादातर किसकी रचनाओं में मिलता है, एक प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण की कविताओं में ये जो रचनाएं है सूर्यमल मिश्रण की, उसमें इसका जिक्र मिलता है, हाड़ौती का प्रयोग किया गया है। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे कवि, बूंदी के। इसके बाद मेवाती आ जाता है, मेवाती, मेव, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसका जो आसपास का एरिया है उसमें इसके कई रचनाकार साहित्यकार रहे हैं, संत लाल दास, चरण दास, ये डूंगर सिंह भीख, ये मेवाती के रचनाकार साहित्यकार रहे हैं। जो पूर्व काल में पहले मत्स्य जनपद था उसमें ये भाषा बोली जाती है। मत्स्य जनपद
या मत्स्य यूनियन आपने पढ़ा होगा, मैंने करवाया हुआ है आपको ये, आप जरूर देखिएगा, चैनल पे काफी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये मत्स्य है, इसमें मेवाती बोली जाती है। और मत्स्य एरिया कौन सा है? मत्स्य यूनियन में भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था। तो इस एरिया, इस रीजन में मेवाती भाषा बोली जाती है। मालवी है, मालवी ये मेनली जो झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ एरिया है उसमें बोली जाती है मालवी। ये इसमें गुजराती और मराठी भाषा का थोड़ा बहुत यूज होता है। थो थी इस तरीके से इसमें हो ही, थो थी ये बोला जाता है मालवी में। जैसे झालावाड़ है, कोटा और प्रतापगढ़ है। अब इसकी उपबोलियां, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मालवी की उपबोलियां कौन सी है? तो रांगड़ी और निमाड़ी दो इसकी उपबोलियां हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। बागड़ी है एक और, बागड़ी कहाँ बोली जाती है बागड़ी भाषा? बागड़, ये पढ़ाया हुआ है आपको, बागड़ एरिया रीजन कौन सा है, बागड़ क्षेत्र कौन सा है जिसमें च, छ, से ये बोला जाता है। जैसे इसको भीलों की भाषा भी कहते हैं, भीली बोली। इसमें था की जगह हथों का यूज किया जाता है। किसका? था की जगह हथों का। अब बागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। शेखावटी है, जैसे शेखावटी है ये चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, इसमें शेखावटी बोली जाती है। तो आप इनको जरूर देखिएगा, ये राजस्थानी भाषाएं थी। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है राजस्थान की नदियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको आज टॉप 10 के अराउंड टॉपिक बता रहा हूं। आप मान के चलिए इन सभी टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक्स से ही पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। ये लगभग लगभग आपका, इसमें अगर करंट अफेयर्स और इंक्लूड कर दिया जाए तो 70% से ज्यादा पेपर यहीं से कवर होता है। राजस्थान की नदियां, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कहें इसको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई बार तीन चार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ ले जाते हैं। रिवर, लेक, डैम, ये सब इसी में कवर हो जाता है। इसमें तीन ग्रुप है राजस्थान की नदियों में। एक तो जो वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और एक इनलैंड रिवर्स, जो अंत प्रवाहित नदियां जिनको कहा जाता है इनलैंड रिवर्स। ये तीन तरह की नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है, ये आप एक अलग से इसका चार्ट बना सकते हैं, 3 कॉलम का। बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी और इनलैंड रिवर्स। बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, चंबल है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेडच, गंभीर, ये जो ईस्टर्न अरावली में है, ईस्टर्न अरावली में जो रिवर्स हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर यहाँ से जैसे ये सभी नदियां जो मैंने अभी बताया आपको, चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, ये सब जो बात आगे जाके यमुना में मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। यहाँ से आपसे सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी पूछी जाती है अक्सर। चंबल इंपॉर्टेंट है, बनास, चंबल, काली सिंध, बाणगंगा, ये और इनकी सहायक नदियां, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अरेबियन सी की बात करें, अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? लूनी है, माही है, साबरमती है, ये अरबियन सी में जाती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इनलैंड रिवर्स, ये कुछ छोटी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक ही फ्लो करती है, कुछ दूरी तक ही प्रवाहित होती है और राज्य में ही, राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है कहीं ना कहीं, जिनका पानी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचता है। इसलिए इनको आंतरिक जल प्रवाह की नदी या इनलैंड वाटर रिवर्स कहा जाता है। जैसे कांतली रिवर हो गई, साबी है, घग्गर रिवर है, रूपनगढ़, बांडी, काकनी, ये वो रिवर्स है जो इनलैंड रिवर्स है। ये इनका आपको नाम ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन सी इनलैंड रिवर्स है, किस नदी पे कौन सा डैम है, कौन सी परियोजना है, ये भी आपको करना है साथ में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट देखेंगे तो राजस्थान के पर्वत शिखर, माउंटेन पीक्स ऑफ राजस्थान। देखिए अरावली रेंज है, इसके जो पीक्स हैं ये पूछे जाते हैं। अरावली राजस्थान, कुल लंबाई कितनी है अरावली की?
गुजरात से दिल्ली तक है, रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन जो तक जाता है ये अरावली, लगभग 692 किलोमीटर है इसकी। राजस्थान में कितनी है, तो अराउंड 80%, 79.5% समथिंग, 79.49% है जहाँ तक है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा। राजस्थान में इसका 550 किलोमीटर राजस्थान में है, जबकि गुजरात से दिल्ली तक जाता है। एवरेज हाइट क्या है इसकी, अरावली की 930 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। किन राज्यों में होके इसका एक्सटेंशन है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 राज्यों में है। और सबसे ज्यादा अरावली का राजस्थान में किस जगह पे विस्तार है या फैलाव है, तो सबसे ज्यादा अरावली राजस्थान में उदयपुर जिले में है। सबसे कम कहाँ पे है, तो ये अजमेर जिले में सबसे कम है। यहाँ से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसकी माउंटेन पीक्स हैं, जो शिखर हैं, इसकी चोटियां हैं, उनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले तो डायरेक्ट गुरु शिखर, शेर, इन्हीं का पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा ट्रिकी करके टॉप 5 में से दे दिया जाता है कि इनका सही क्रम हाइट के अकॉर्डिंग बताइए, बढ़ता क्रम, घटता क्रम बताइए, ये पूछ लिया जाता है, या फिर टॉप 10 में से पूछ लिया जाता है। तो एटलीस्ट आपको टॉप 10 याद है तो फिर आप क्वेश्चन को सही कर देंगे। पहला गुरु शिखर हो गया, सिरोही में है, 1722 मीटर। दूसरा शेर है, शेर, ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर। तीसरा दिलवाड़ा में है, ये भी सिरोही में है। जरगा है, उदयपुर में है। अचलगढ़ है, ये सिरोही में है। छठा माउंट एवरेस्ट जो सिरोही में है। इसके बाद कुंभलगढ़ आता है, राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ है, वो सीकर में है। ऋषिकेश है, सिरोही में। कमलनाथ है, ये उदयपुर में। टॉप 10 इसके माउंटेन पीक्स हैं, तो इनको आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है और आएगा, ये मान के चलिए। आप चाहे तो पूरे पढ़ सकते हैं, आगे 20 तक, कम से कम 20 पढ़ सकते हैं चाहे तो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके सिलेबस में से। नेक्स्ट जो, और इनके साथ जिले, पीक, कौन सा पीक है, कौन से जिले में, क्या हाइट है, ये 3 चीजें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है राजस्थान की जनगणना, सेंसस 2011 की जो जनगणना है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, महिला जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, 0 से 6 उम्र के जो बच्चे हैं उनकी पूछ लिया जाता है। लिटरेसी पूछ ली जाती है। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सेंसस से। 2011 की जनगणना की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये ध्यान रखना आपको। तो लगभग 6 करोड़ 85 लाख के आसपास राजस्थान की जनसंख्या थी। एग्जैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, 6 करोड़ 85 लाख 48,437 है जहां तक है। इसमें शहरी अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, तो अर्बन पॉपुलेशन है 25% के अराउंड, एग्जैक्ट है वो 24.9%। ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी थी, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें, तो 75% रूरल पॉपुलेशन है राजस्थान की जनसंख्या में, और एग्जैक्ट है वो 75.1%। अभी इसमें मेल कितना है शहरी में, और ग्रामीण में मेल फीमेल कितना है, ये आपको पढ़ना है। जैसे शहरी की बात करें तो 25% पुरुष हैं, और इसका जो रेशियो है उसमें कितने प्रतिशत थे, वो 25% जो था शहरी, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये ही ग्रामीण में पढ़ना है। एक क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है आपको, सीक्वेंस दे दिया जाता है, हम सेंसस की बात कर रहे हैं, राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें दे दिया जाएगा कि इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, या फिर इनका ज्यादा से कम, कम से ज्यादा का ऑर्डर सेट कीजिए। तो सबसे ज्यादा जैसे जयपुर है, उसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद जोधपुर आता है, फिर अलवर है, नागौर है, उदयपुर है। ये टॉप 5 जिले हैं पॉपुलेशन वाइज। मिनिमम पॉपुलेशन की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या 5 जिले, तो वो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, ये 5 जिले हैं जो न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जयपुर है। सब आ गया। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा जैसलमेर। शहरी जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, जैसे जैसलमेर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है।
सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है, तो जयपुर में है। फिर ये प्रतिशत में पूछ लिया जाता है, तो वो कौन सा जिला है जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी सबसे ज्यादा शहरी पॉपुलेशन है। जैसे कोटा है, उसमें ज्यादा पॉपुलेशन कोटा जिले की है, जो वो अर्बन है। 60%, 60.3 या 60.4% लोग अर्बन पॉपुलेशन है कोटा जिले में कुल जनसंख्या का। जबकि डूंगरपुर में 94% के अराउंड है जो रूरल पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन डूंगरपुर में प्रतिशत के हिसाब से बात हो रही है, ना कि नंबर वाइज। तो लगभग 94% है, वो 93.6% है एग्जैक्ट शायद। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आप अपनी तैयारी है जो फुल, जितना आपसे हो सकता है आप लग जाइए तैयारी में। ज्यादा टाइम नहीं है, कंपटीशन देखिए दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, बार बार मौके नहीं मिलते हैं। इतनी बहुत अच्छी जॉब होती है ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की। इवन कई जो बड़े बड़े गजेटेड ऑफिसर हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे भी बढ़िया जॉब मानता हूँ मैं इसको है जो। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर, डिकेडल ग्रोथ, एक दशक में, पिछले दशक, जैसे 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में हुई है, तो उसमें महिला जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, पुरुष जनसंख्या में पिछले 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, ग्रामीण जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, शहरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, किस जिले में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। जैसे बाड़मेर में सबसे ज्यादा 32% या 33% के अराउंड सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। जबकि सबसे कम कहाँ हुई है, गंगानगर में 10% के अराउंड पिछले 10 साल में 10% ही जनसंख्या बढ़ी है। तो इस तरीके से आपको राजस्थान की सेंसस से, पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले की है, जैसे जयपुर है उसकी 595 है एज पर सेंसस 2011। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले की है, तो 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो जैसलमेर जिले की है। ये आपको डेटा ध्यान रखने ही होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपने, देखिए पढ़ना एक अलग चीज है, ये वीडियो आप एक बार देखेंगे तो हो सकता है आपके ज्यादा समझ में नहीं आए, मैं सबके लिए नहीं कर रहा, जिनकी अच्छी तैयारी है उनके तो आ सकता है। लेकिन आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे तो जरूर आपको ये यूजफुल लगेगा, और ये आपके एग्जाम में 101% ये काम आएगा यहाँ से। क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये पूछे जाते हैं। जो एक सेक्स रेशियो था वो क्या था 2011 में जो राजस्थान की जनगणना हुई उसका, जैसे 928 सेक्स रेशियो था। अब इसमें शहरी कितना था, अर्बन सेक्स रेशियो कितना था, तो 914 अर्बन सेक्स रेशियो था। रूरल सेक्स रेशियो क्या था, तो 933 रूरल सेक्स रेशियो था। ये ओवरऑल बात हो रही है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का था एज पर सेंसस 2011, तो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो डूंगरपुर जिले का था 994। सबसे कम धौलपुर का था 846। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जिनका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था, और बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट जिनका सेक्स रेशियो सबसे कम था। ये देख जरूर पढ़िएगा। जैसे सबसे ज्यादा में तो डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर, राजसमंद है, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये टॉप 5 है। बॉटम 5 में धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर, ये बॉटम 5 में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। 0 से 6 का आजकल ये ट्रेंड है ज्यादातर। पहले तो मेल फीमेल या पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे। अब ये 0 से 6 आयु वर्ग के जो एज है इसका पूछा जाता है। टोटल 2011 की जो सेंसस हुआ था उसमें 15.5%, 15.5% 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या थी। अभी इसमें शहरी कितनी थी, ग्रामीण कितनी थी, ये जरूर पढ़िएगा आप। इस तरीके से आपसे, और इनका भी फिर 0 से 6 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस जिले में है, तो 0 से 6 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखा जाए तो बांसवाड़ा में है 934, और सबसे कम झुंझुनू में है 837। ये झुंझुनू से ही वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था।
यहाँ पे सबसे कम था 2011 में। ये आप देखिएगा। इसके अलावा है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो भी पूछा जाता है, तो उस पे भी आपको फोकस रखना है कि जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, उसका कितना प्रतिशत था, तो 17.8%, 17.8% है जो शेड्यूल कास्ट था। शेड्यूल ट्राइब का पूछा जाता है तो वो 13.5% था। जो अनुसूचित जनजाति है उसका 13.5% था। कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहती है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है, सबसे कम कहाँ रहती है, पिछले 10 साल में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सबसे ज्यादा बढ़ी है, किसमें सबसे कम बढ़ी है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये पूछे जाएंगे। और इनके नोट्स हैं जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। कोशिश रहेगी कि आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं, इनके नोट्स सेपरेट भेजे जाएं, या फिर वेबसाइट पे आप देखते रहिएगा myupsc.in पे, वहाँ कोशिश करेंगे सबके लिए अवेलेबल करवाने की। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है अब आपकी मर्जी है, लेकिन कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से सेंसस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है, पशु संपदा, पशु जनगणना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम टाइम पे देखिए पशु धन जनगणना, पशुधन गणना की जाती है, लाइव स्टॉक सेंसस जिससे हम बोलते हैं। 1919 में ये शुरू हुई थी, 1919-20 से। और ये टाइम टाइम पे पालतू जानवर हैं, इनकी सभी पालतू जानवरों की गणना की जाती है, पशुधन गणना बोलते हैं उसको, लाइव स्टॉक सेंसस। तो अब एक तो ये हर 5 साल में की जाती है, पहली बार आजादी के बाद में ये 1951 में की गई थी। अभी 20वीं 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी, 20वीं जब पशुधन गणना हुई थी, 2019 में हुई थी ये। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही है कि गोवंश के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पे है, या पिछले बार की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है, भेड़ों की संख्या में, भैंस की संख्या, बकरी, ऊंट, गाय। ये कुछ 4-5 ही हैं जिनका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान किस किस में, किन किन में देश में पहला है। देखिए बकरी में देश में पहला है, राजस्थान की बात हो रही है। इसके अलावा है जो ऊंट में पहला है। दूसरे नंबर की बात करें तो भैंसों के मामले में, जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं, भैंसों की जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे राजस्थान। इसके अलावा तीसरे नंबर पे घोड़े हैं, चौथे नंबर पे राजस्थान भेड़ में आता है, गाय में छठे नंबर पे आता है, और गधों के मामले में भी पहले नंबर पे आता है। गधों का मेला भी लगता है लूणियावास में, जयपुर में ही है। अब राजस्थान का कौन सा जिला बकरियों में पहले नंबर पे आता है, जैसे बाड़मेर है, वो सबसे ज्यादा बकरियां हैं। इसके अलावा गाय में कौन सा जिला पहले नंबर पे आता है, राजस्थान की बात हो रही है तो उदयपुर आता है। इस तरीके से आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा राजस्थान में जो एनिमल फेयर्स लगते हैं, पशु मेले लगते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा मेले नागौर में लगते हैं। जैसे तेजाजी का पशु मेला लगता है वो परबतसर में लगता है, बलदेव पशु मेला भी मेड़ता में लगता है, रामदेव पशु मेला लगता है नागौर में, चंद्रभागा पशु मेला है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा। और इसके साथ एक और गोमती सागर है, वो भी झालावाड़ में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला है, ये तिलवाड़ा में लगता है, बाड़मेर में लगता है। गोगामेड़ी है, गोगामेड़ी में लगता है, नौहर में आता है ये। कार्तिक पशु मेला है, ये पुष्कर में लगता है। एक और जसवंत पशु मेला का पूछ लिया जाता है जो भरतपुर में आता है। एक महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। इसके अलावा जो यहाँ से आपसे पशु संपदा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इनका जो प्रजनन केंद्र है या रिसर्च सेंटर है, या कोई चारा उत्पादन केंद्र है, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो अविकानगर टोंक में है। जो ऊंट प्रजनन केंद्र है वो जोहड़बीड़ में है, बीकानेर में, ये 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। बकरी का एक चारा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो रामसर अजमेर में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में।
इनको आप जरूर पढ़िएगा। फिर इसके अलावा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से इस टॉपिक से, तो नस्ल के, ब्रीड, जैसे इनमें से कौन सी गोट की ब्रीड है, बकरी की ब्रीड इनमें से कौन सी है, जैसे पर्वतसर, सरी है, सिरोही है, मारवाड़ी है, ये 3 बकरी की नस्ल है। बर्बरी जो है वो सुंदर बकरी कहा जाता है उसको, भरतपुर माधोपुर में पाई जाती है बर्बरी नस्ल। ये जखराना होती है एक, सबसे ज्यादा दूध देने वाली, ये अलवर के आसपास का एरिया है उसमें पाई जाती है जखराना बकरी। लोही है, ये इसका मीट, इसमें सबसे ज्यादा मांस देने वाली होती है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है जो जमनापारी होती है, ये कोटा बूंदी झालावाड़ में पाई जाती है, ये बकरी की जो ब्रीड है, नस्ल है। गाय का पूछ लिया जाता है, गोवंश की नस्लें, गिर गाय है, ये कहाँ पाई जाती है, जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, इनमें एक गिर की नस्ल पाई जाती है गाय की। राठी गाय है, जैसे गंगानगर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, इनमें राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। थार पारकर है, तो ये दूसरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है गाय की, राठी गाय, जो भी बताया मैंने, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और चूरू में पाई जाती है। जबकि जो थार पारकर है, ये दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। लोकल भाषा में इसको मालानी नस्ल भी कहते हैं, थार पारकर को, और ये बाड़मेर में है मालानी, इसलिए इसको मालानी भी कहते हैं। बाड़मेर में काफी पाई जाती है ये नस्ल। इसके अलावा ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, इसमें भी ये पाई जाती है गाय की नस्ल। सॉरी। इसके अलावा नागौरी है गाय की नस्ल, कांकरेज है, सांचोरी, मेवाती, मालवी, हरियाणवी, ये सब गाय की नस्ल है। भैंस की नस्ल का पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है वो खुंडी कहें, काली कहें या मुर्रा कहें, ये भैंस की नस्ल है, जो जयपुर और अलवर के आसपास में पाई जाती है, रीजन में जयपुर और अलवर में पाई जाती है, भैंस की नस्ल है। एक बदावरी नस्ल होती है जिसमें सबसे ज्यादा वसा होती है, ये भैंस की नस्ल है, भरतपुर से माधोपुर अलवर रीजन में पाई जाती है। एक जाफराबादी भैंस की नस्ल होती है जो कोटा बारा झालावाड़ में पाई जाती है। सूरती नस्ल होती है जो उदयपुर और उसका आसपास का जो एरिया है उसमें सूरती नस्ल पाई जाती है, क्योंकि सूरत के नाम से है इसका। भेड़ की जो नस्लें हैं, चोकला हो गई, जैसलमेरी है, नाली है, मगरा है, मारवाड़ी है, सोनाड़ी, पूगल, मालपुरी या बीकानगरी जो टोंक की है, इसको देसी नस्ल भी कहा जाता है, मालपुरी जो नस्ल है भेड़, इसकी भेड़ की, उसको। सफेद ऊन के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल है फेमस है, जो खेरी ब्रीड होती है एक भेड़ की, खेरी, वो सफेद ऊन के लिए काफी फेमस होती है, और ये ज्यादातर जोधपुर, पाली और नागौर में पाई जाती है, ये खेरी नस्ल है जो। इस तरीके से आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊंट की नस्ल के पूछ ले जाएंगे, तो कुछ यही है, 3-4, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, इनकी नस्लों के जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रजनन केंद्र वगैरह। इसके साथ में कोई डेयरी विकास बोर्ड है, उसका कोई चेयरमैन बनाया है नया, तो वो पढ़ लीजिएगा। कोई मत्स्य बोर्ड है, डेयरी बोर्ड है, बीज उत्पादन फर्म है, इस तरीके का, या कोई फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर खुला है नया, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहें, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, इनका भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो टॉपिक नंबर 6 है, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यहाँ से नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं, एक दो दो क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए यहाँ से। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई नया बनता है तो पूछा जाएगा, तो इसमें आपको करंट के साथ भी अपडेट रहना है, क्योंकि ये बनते रहते हैं। जैसे अभी 2023 की ही बात करें तो पहले 20 थे, अब ये 27 हो गए हैं। 2023 में कौन से बने हैं, जैसे झालाना आमागढ़ है जयपुर में, रामगढ़ कुंजी सुहास बारा में है, अखरगांव अजमेर में है, सोरसेन बारा में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा का, खींचनगांव जोधपुर का, बाज आमली बारा का, ये पहले 20 थे, तो टोटल 7 अभी 2023 में घोषित किए गए हैं।
तो टोटल अभी 27 हो गए। आपको इनको पढ़ना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि इनमें से कौन से जिले में है, ये कौन से जिले में है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। लेटेस्ट का पूछ लिया जाएगा। आप इनको फ्रिक्वेंटली करंट के साथ पढ़ते रहिएगा। इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1955 में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है वो बनाया था। अब इसका प्रेजेंट में नाम चेंज कर दिया गया है। जैसा कि गहलोत साहब जब भी आते हैं तो वो कोई भी स्कीम वगैरह या कोई भी पब्लिक सर्विस का काम करते हैं तो उसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये ही रहता है उन ज्यादातर स्कीम्स का नाम मोस्टली। तो इसका भी इन्होंने जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है उसका भी नाम चेंज करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। इसके अलावा जो केवला देव है, केवला देव कहाँ है, अभी ये रणथंबोर था, ये तो सवाई माधोपुर। केवला देव है ये भरतपुर में है, ये काफी फेमस है जो पक्षी अभ्यारण्य है। भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको जैसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, इसको संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया, 1961 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया, 1981 में। फिर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया, 1985 में। इस तरीके से। और इसका नाम किस पे पड़ा है, जैसे केवला देव है, एक तो वहां मंदिर है केवला देव, तो शिव का शिव है, केवला देव शिव को बोलते हैं, उसके नाम पे, उनके नाम पे ये मंदिर पड़ा है, इनका इसका नाम पड़ा है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है अजान डैम का। अजान डैम इसी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से एसोसिएटेड है। जो भरतपुर के राजा हुआ करते थे उस टाइम, महाराजा सूरजमल, जो लगभग 1824-25 से और 1764-65 के आसपास तक रहे हैं। तो उन्होंने एक अजान बांध का निर्माण करवाया था यहाँ पे। हम बात करें केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे इन्होंने अजान डैम का निर्माण करवाया था। और ये जो डैम है दो नदियों का जो संगम है उस पे बनाया गया है। तो अजान बांध का निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। कहाँ, किस नदी पे करवाया, तो गंभीर और जो बाणगंगा है, गंभीर और बाणगंगा नदियां जहां पे मिलती हैं वहां पे ये डैम बना हुआ है अजान बांध। इसके अलावा एक मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उसको, वहां से पूछ लिया जाता है, जहाँ पे वो पतले मुंह वाले मगरमच्छ के लिए फेमस है, घड़ियाल क्रोकोडाइल, वो पूछा जाता है अक्सर। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य का पूछा जाता है जो कोटा में है ये सभी। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का पूछ लिया जाएगा आपसे, जो कोटा झालावाड़ में है। मुकुंदरा हिल्स में जो कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, इन जिलों का एरिया आता है। एक मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, ये पूछ लिया जाता है। एक फ्रीक्वेंटली एक ज्यादातर एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सब तो फेमस है या उनके नाम से पता है, या फिर वो फ्रिक्वेंटली न्यूज में आते रहते हैं। दो जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं जो न्यूज में कम रहते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य और एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ताल छापर एक चूरू जिले में है और एक काले हिरणों के लिए फेमस है, जबकि जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है बूंदी जिले में है। और ये 52वां था राजस्थान का, 52वां देश का, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था रामधारी भी, रामगढ़ विषधारी, आपको टेस्ट में भी करवाया हुआ है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है उदयपुर। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, टोडगढ़ रावली का कहाँ पे है, टोडगढ़ रावली अजमेर पाली राजसमंद जिले में फैला हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य का पूछ लिया जाता है, जो उड़ने वाली गिलहरी के लिए फेमस है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, तो जाखम नदी निकलती है सीता माता अभ्यारण्य से, प्रतापगढ़ जिले में है ये। और इसको प्रतापगढ़ की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, जो जाखम रिवर है उसको। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। एक फुलवारी की नाल का पूछ लिया जाता है आपसे, जो उदयपुर में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का पूछ लिया जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। और भैंसरोडगढ़ का तो पूछा जाता है, जो आजकल वो अलग तरीके से पूछा जाता है रिवर के साथ जोड़ के, तो चंबल और ब्रह्माणी नदी है इसमें से निकलती है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड थे, वन्यजीव अभ्यारण्य से।
राजस्थान का एकीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी टॉपिक से 2 किसी से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। राजस्थान का जो एकीकरण है, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ये अच्छे से करवा दिया है आपको। इसकी 7 स्टेज है। पहली स्टेज मत्स्य संघ हो गई, जिसमें 4 रियासत और 1 ठिकाना था, और इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। इसके अलावा जो दूसरा चरण है वो 25 मार्च 1948 को हुआ था, पूर्वी राजस्थान जिसको कहा जाता है, जिसमें राजधानी कोटा थी और राज प्रमुख भीम सिंह थे कोटा के। इसके अलावा तीसरा चरण था इसका, जो जिसको संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, 18 अप्रैल 1948 को ये तीसरा चरण हुआ इसका, जिसमें संयुक्त राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूर्व राजस्थान, इसमें प्लस उदयपुर, और ये 1 ठिकाना और जोड़ दिया गया। और प्रधानमंत्री कौन थे इसके, जो तीसरा चरण है इसका पूछा जाता है संयुक्त राजस्थान का, तो माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे। ये पंडित नेहरू की सिफारिश पे बनाया गया था, पंडित नेहरू ने ही इसका उद्घाटन किया था। चौथा चरण है 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान, जिसमें संयुक्त राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, लावा ये ठिकाना था, तो 14 रियासत और 2 ठिकाने हो गए थे, और यहाँ से राजधानी जयपुर बनाया गया था 30 मार्च 1949 को। तो संयुक्त राजस्थान प्लस ये 4 ठिकाने रियासत और 1 ठिकाना और मिला दिया गया था। ये अच्छे से आपको करवाए हुए हैं सब। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, और इस चरण में ही 5 नए डिपार्टमेंट बनाए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट, जुडिशरी का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट बनाए गए थे। तो जो एजुकेशन शिक्षा का विभाग है उसका हेडक्वार्टर बनाया था बीकानेर में। जुडिशियल जो न्याय का है, तो राजस्थान हाई कोर्ट का कहाँ पे है, जोधपुर में है। जयपुर में उसकी ब्रांच है, बाकी तो जोधपुर में है, मेन न्याय का विभाग है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर बना है वो कोटा बना दिया, एग्रीकल्चर का भरतपुर बना दिया, और माइनिंग विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो उदयपुर में है। और इन सबका उद्घाटन किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद में 5वां चरण आता है 15 मई 1949 को। छठा चरण आ जाता है 26 जनवरी 1950 को, जिसमें वो हीरालाल शास्त्री थे प्रधानमंत्री, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे, और इसमें राजपूताना का नाम बदल के राजस्थान रखा था 26 जनवरी 1950 को, वो छठे चरण में रखा था। और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी या ख श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। और लास्ट स्टेज थी इसकी वर्तमान राजस्थान जो है अभी 1 नवंबर 1956 को। और ये किसकी सिफारिश पे किया था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था एक, जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली, और उस टाइम पे राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के पहले, और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान के एकीकरण में से, यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए सीरियसली पढ़ेंगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको डीप में पढ़ना है। आप स्टेट पीएससी की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो आपको ज्यादा डीप में जाके कोई डिटेल वाली बुक ले आए वो पढ़ना है। इंग्लिश में तो इसकी बुक अवेलेबल है, आप चाहे तो बुक का लिंक नीचे मिल जाएगा, वो भी आप अपने ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। उसमें सारा कंप्लीट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है वो बुक अलग से, तो उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको ये सब हम टाइम टाइम पे सेंड करते रहते हैं, और टॉपिक वाइज ये जो टॉपिक बताए हैं आपको इम्पोर्टेंट, इन पे भी आपको सेपरेट टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, थ्रू आउट अगर आप टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का जो ये पेपर है, पेपर 3 इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन। एक या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप मान के चलिए। चाहे बिजोलिया किसान आंदोलन हो, कब हुआ, कितने साल तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 साल तक चला था, 1897 से 1941 तक ये किसान आंदोलन रहे हैं। भीलवाड़ा में शुरू हुआ था। बिजोलिया का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है कई बार, विजयावल्ली, और इसके संस्थापक कौन थे। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन एक्चुअली 3 स्टेज में पूरा हुआ था, 3 चरणों में। तो पहले चरण का नेतृत्व किसने किया, दूसरे का किसने किया, तीसरे का किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो।
टाइम पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक रहा, तो 1897 से 1916 तक, 1897 टू 1916। ये साधु सीताराम दास थे जिन्होंने पहले चरण का नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है उसके 1916 से 1923 तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसकी लीडरशिप किसने की, नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। तीसरा रहा है 1923 से 1941 तक, और इसकी लीडरशिप जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, इन लीडर्स ने की थी। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे बिजोलिया किसान आंदोलन का। एक और जो किसान आंदोलन का पूछा जाता है, बेगू किसान आंदोलन। ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा था, बेगू है जो, इसका नेतृत्व किसने किया बेगू किसान आंदोलन का, ये रामनारायण चौधरी ने किया। कहां से शुरू हुआ था बेगू किसान आंदोलन, तो मेनाल नाम की जगह है एक, 1921 में वहां से शुरू हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ में है। ये जगह 1921 से 1924 तक चला था बेगू किसान आंदोलन। मेवाड़ का जो राजा था उसने इस समझौते को मानने से मना कर दिया था, जो समझौता हुआ था लगान की दर कम करने का। तो किसानों ने वापस से आंदोलन कर दिया। फिर बाद में एक आयोग बनाया, ट्रेंच कमीशन, 1923 में, और उस ट्रेंच कमीशन का भी बहिष्कार कर दिया था किसानों ने। और बाद में 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में, बेगू में ही आता है गोविंदपुरा गांव, वहां पे किसान सम्मेलन हो रहा था। और ये जो मिस्टर ट्रेंच था कमीशन, इसी के आदेश पे पुलिस ने गोलीबारी कर दी थी और इसमें कई किसान मारे गए थे। इसके अलावा जो पीजेंट मूवमेंट है, किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी लीडरशिप किसने की, नेतृत्व बूंदी किसान आंदोलन 1923 से 1943 तक चला है, पंडित नैनूराम शर्मा। और ये एक चीज के लिए और फेमस है, जिसमें नानक जी शहीद हो गए थे, नानक जी भील। पुलिस ने एक किसानों की सभा हो रही थी, इस पे गोलीबारी कर दी थी। ये फेमस है बूंदी किसान आंदोलन डाबी हत्याकांड से। डाबी मैसकर हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। तो डाबी हत्याकांड भी बूंदी किसान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक नीमूचाणा किसान आंदोलन का भी पूछ लिया जाता है आपसे, अलवर का है नीमचाणा। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जो 14 मई 1925 को नीमूचाणा में गांव में लोग एकत्र हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, पुलिस ने गोलीबारी कर दी थी, इसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। और महात्मा गांधी ने इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया था। जो नीमूचाणा किसान आंदोलन है अलवर का, 14 मई 1925 की बात है ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, महात्मा गांधी ने किसको ऐसा कहा था, किसके बारे में। अलवर में किसान आंदोलन हुआ था क्योंकि वो जो जंगली सुअर थे अलवर में, वो काफी परेशान कर रहे थे किसानों को, तो उनके लिए किसानों ने एक आंदोलन चलाया था। लेकिन जो सरकार थी उसने उनकी अनुमति नहीं दी सुअरों को मारने की। फिर किसानों अलवर किसान आंदोलन हुआ जंगली सुअरों को मारने के लिए, और बाद में फिर जब ये किसान आंदोलन बड़ा हुआ तो परमिशन देनी पड़ी और किसानों को जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मिल गई थी। इसके बाद मेव किसान आंदोलन हुआ था, डॉक्टर मोहम्मद अली ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें मेव जो किसान आंदोलन था उसमें अलवर के महाराजा ने किसान इनकी मेव जो थी इनकी सारी मांगे मान ली थी। मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व जयनारायण व्यास ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था, तो जयनारायण व्यास ने किया था मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। और वो यहीं से शुरू हुआ था 1923 में, जो मारवाड़ किसान आंदोलन शुरू हुआ था जोधपुर में। जयनारायण व्यास के बारे में तो मैं डिटेल में करवा चुका हूँ किसी टेस्ट में। शेखावटी किसान आंदोलन, ये जयपुर रियासत का हिस्सा थी। शेखावटी जो किसान आंदोलन हुआ था, ये जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन इसी से ही हुआ था। जो राजस्थान जाट महासभा है उसका गठन शेखावटी किसान आंदोलन 1931 में हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था। 1935 में शेखावटी किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में भी गूंजती थी। झुंझुनू किसान आंदोलन हुआ था फिर सरदार हरलाल सिंह के लीडरशिप में।
और एक और है जो आदिवासी आंदोलन है उसका पूछ लिया जाता है, जैसे भील आंदोलन हुआ था गोविंद गिरी के नेतृत्व में, इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोविंद गिरी के बारे में भी आपको मैं पूरा बता चुका हूँ, लेकिन मैं जो ये टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ से किसान आंदोलन से क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आप इसको एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको ये माइंड में अच्छे से याद रहेगा। तो जब भी आप अपना सिलेबस पढ़ेंगे या कोई टेस्ट करेंगे या कहीं कोई वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। इस तरीके से किसान आंदोलन रहे थे। इसके अलावा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो 1817 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी करौली रियासत। और 1857 की क्रांति क्यों हुई, वो चर्बी वाला कारतूस और वो सब तो आपने पढ़ रखा होगा। उस टाइम कौन थे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के इंचार्ज थे राजस्थान में? एजीजी बोलते हैं जिनको, वो सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? अजमेर में था। तो ये तो सब आपने पढ़ रखे होंगे। ये पूछे नहीं जाते हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कहाँ से शुरुआत हुई। जैसे देश भर में तो मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अब राजस्थान में कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये नसीराबाद से शुरू हुआ था राजस्थान में। और जो ये शुरू हुआ था इसमें खैरवाड़ा और ब्यावर की जो सैनिक छावनी थी उसने भाग नहीं लिया था इसमें। राजस्थान में कब शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था ये। उसके 18 दिन बाद 10 मई से मेरठ में शुरू हुआ और 28 मई से ही नसीराबाद में शुरू हुआ था ये। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी, उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया था। एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी और जब शुरू हुआ था ये। नीमच में हुआ कब हुआ? देवली में कब हुआ? एरिनपुरा में कब हुआ? ये यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1857 में एक भिदौड़ा का युद्ध हुआ जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट थे। इसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई थी, तो इसको भिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। पाली, 8 सितंबर 1857, पाली का भिथोड़ा का युद्ध, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ठाकुर कुशाल सिंह और ये जो पैट्रिक लॉरेंस थे, इनमें एक और युद्ध हुआ था चेलावास का, बैटल ऑफ चेलावास, वो भी पूछा जाता है। ये भी पाली का ही है। ब्रिटिशर्स एक बार हार गए ये अंग्रेज 8 सितंबर को, तो इन्होंने 18 सितंबर को फिर से युद्ध लड़ा, उसको चेलावास का युद्ध कहते हैं। इसमें फिर ठाकुर कुशल सिंह की जीत हुई और ये पैट्रिक लॉरेंस जो ब्रिटिशर्स की तरफ से था ये फिर हार गया था। और इसी के बाद में है जो वो एक अंग्रेज था जिसने काफी जुल्म किए थे लोगों पे, काफी बर्बरता की थी, वो एक मेसन था। इसका सिर काट के जो किला था आउवा का उसके उस पे लटका दिया था। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैं टॉपिक को नॉर्मली बता सकता था, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजें तो 10 चीजों में से एक चीजें तो याद रहे, और वो 10 चीजों में से दोबारा देखोगे तो दो तीन चीजें याद रहेंगी और आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है। कोटा में कब हुआ था ये? उस टाइम कोटा में लीड किसने किया था? 1857 की जो क्रांति थी, कोटा के महाराजा कौन थे? तो कोटा में जो लीडरशिप थी 1857 की, कोटा में हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। लाला जयदयाल और मेहराब खान, इन्होंने नेतृत्व किया था और बाद में इन दोनों को फांसी भी दे दी गई थी। जयपुर में कब हुआ? इसको लीड किसने किया? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। 1857 की क्रांति के दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है राजस्थान में लोक देवता, फोक गॉड, गॉडेज, फोक देतीज, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में राजस्थान के लोक देवी देवताओं के। तो ये मैं करवा चुका हूँ वैसे तो एक टेस्ट में डिटेल में, मारवाड़ के पंचपीर, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। स्पेशली रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हडबू जी, मेहा जी, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये किस वंश से थे, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और इनके ध्वज का रंग क्या था, और इन्होंने कोई कविता या कुछ रचना लिखी है वो, इनके कुछ लोक गाथा,
ये पूछे जाते हैं। इनके गुरु कौन थे, इनका प्रमुख स्थल कौन था। जैसे हम बात करें बाबा रामदेव जी की, तो इनका जो प्रमुख स्थल है वो रामदेव रहा है, रूणिया पोखरण में पड़ता है, जैसलमेर में। और इनका जो मेला है उसका प्रमुख आकर्षण जो अट्रैक्शन क्या रहता है, वो 13 ताली डांस होता है इनके मेले में। रामदेव जी के मेले में 13 ताली डांस होता है। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि 13 ताली नृत्य की इनमें से कौन प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इनमें से कौन फेमस डांसर है 13 ताली डांस की, तो वो मांगी बाई है जो सबसे फेमस है, उदयपुर की है ये मांगी बाई। कौन से संप्रदाय की महिलाएं ये 13 ताली डांस करती है, कामड़ संप्रदाय की करती है। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, ये इनके जो यात्री हैं उनको क्या कहा जाता है। हिंदू मुसलमान दोनों इसमें शामिल होते हैं। मुस्लिम इनको किस नाम से पुकारते हैं, जैसे रामदेव जी को मुस्लिम है जो राम सापीर के नाम से पुकारते हैं, पीरों का पीर भी कहा जाता है। इन्होंने छुआछूत जातिवाद इसको मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था, जातिगत छुआछूत और भेदभाव को। अभी तो खैर जातियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जातियों पे बांटने का ये सबसे इजी होता है कि लोगों को जातियों में बांट दिया जाए तो नफरत बढ़ जाती है जाति और धर्म पे बांटने से। तो ये काफी चलता है आजकल, ये कास्ट सेंसस वगैरह आ रही है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो इन्होंने जातिगत भेदभाव और जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, जो आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी है 17, उसको लिए जातिगत छुआछूत तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन ये क्वेश्चन छोटे बड़े कई एग्जाम से पूछा गया। इनके घोड़े का क्या नाम था, लीला था, ये पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप रामदेव जी के जैसे गोगा जी का पढ़िएगा, ये जो मैंने बताए हैं वही इनके बारे में पढ़िएगा। पाबू जी का पढ़िएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था। जैसे पाबू जी हैं राठौड़ वंश में, जोधपुर में थे। फलौदी तहसील का जो, अब तो फलौदी जिला बन गया, बाकी फलौदी के जो कोलू ग्राम है उनमें इनका एक जन्म हुआ था पाबू जी का। ऊंट के लिए ये काफी फेमस थे। इनके जो पवाड़े हैं, इनके लोकगीत को पवाड़ा कहा जाता है, उसमें एक माठ वाद्य का यूज किया जाता है। इनकी फड़, लोकप्रिय फड़ कौन सी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इनकी जीवनी के बारे में पूछ लिया जाता है। एक पाबू प्रकाश है, आसिया मोड़ जी की ने रचना की है, एक पाबू प्रकाश, वो इनकी जीवनी है। इनकी घोड़ी थी एक केसर काल में बाबू जी की, वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र था, वो पूछा जाता है। हड़बू जी का भी पूछा जाता है, इनके गुरु कौन थे। जैसे बालीनाथ है, हड़बू जी के गुरु थे। इनकी मेन मंदिर कहाँ है हड़बू जी का, बेंगटी ग्राम में है, बेंगटी जोधपुर में पड़ता है, वहां था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, एक्चुअल में सांकला राजपूतों के आराध्य देव हैं हड़बू जी। ये पंचपीर हैं, वीर तेजा जी हैं पर्वतसर नागौर के। जो लीलन इनकी घोड़ी का नाम था। ये क्वेश्चन आपसे देवनारायण जी हैं भीलवाड़ा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। मल्लीनाथ जी का पूछ लिया जाएगा जो तिलवाड़ा बाड़मेर का है। पशु मेला भी होता है वहाँ। इस तरीके के क्वेश्चन लोक देवता, लोक देवी देवता के पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। भौमिया जी का पूछा जाएगा, या वीर फतेह जी का पूछा जाएगा। या जैसे कि तेजा जी का विवाह विवाह कहाँ के नरेश की पुत्री से हुआ था, तो वो अजमेर के थे, पनेर अजमेर के। एक जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, संत रैदास किसके शिष्य थे, वो संत रामानंद जी के थे। मीरा के गुरु थे एक्चुअली संत रैदास, और वो रामानंद जी के शिष्य थे। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है, नरेना जयपुर में है। ये गोगा मेडी का पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक ट्राइब्स का पूछा जाता है, जातियां जनजातियों जनजातियों का। ट्राइब्स में जो है भील मीणा, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर आपसे एग्जाम में। तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। इनका मेला कहाँ लगता है, इनके जो शादी ब्याह होते हैं, मैरिज प्रोग्राम वगैरह, उनमें क्या क्या सेरेमनीज होती है, इनके फेमस डांस कौन से होते हैं, इनकी जो एग्रीकल्चर ट्रेडिशन है वो उसको क्या कहा जाता है।
और ज्यादातर तो देखिए इनके इनके जो डांस फॉर्म है या जो इनके ऑर्नामेंट्स हैं ट्राइब्स के वो पूछे जाते हैं। जैसे गरासिया है, वो सिरोही जिले की है मेनली। और पिंडवाड़ा तहसील हो गई, आबू रोड हो गया, वहां ये ज्यादा है। इनका आदर्श पक्षी कौन सा है गरासिया का, तो मोर है, वो इनका आदर्श पक्षी है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इनका डांस वगैरह पूछ लिया जाता है। मोरबंदिया मैरिज है, वो इनमें काफी फेमस है। एक ताड़ना मैरिज होता है जिसमें लड़की को भगा के शादी की जाती है, वो ये गरासिया में होती है, उसको ताड़ना विवाह कहते हैं। इसमें लड़की को भगाकर शादी की जाती है। इनका डांस है जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वालर, लूर, कूद, मांदल, मोरिया, ये गरासिया के ही डांस हैं। तो गरासिया, सहरिया, भील, कंजर, ये इन कथोड़ी ट्राइब्स हो गई, डामोर ट्राइब्स हो गई। डामोर जैसे, डामोर तो स्पेशली डूंगरपुर जिले की है डामोर, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में ज्यादा है डामोर। मेला भी लगता है इनका एक अगस्त सितंबर में डामोर में। सांसी ट्राइब्स हो गई, जो ज्यादातर सांसी सबसे ज्यादा भरतपुर जिले में है, खाना बदोश जीवन यापन करते हैं ये लोग हैं। जो इनका मेला लगता है एक पीर बल्लू शाह का मेला, जून के महीने में संगरिया में लगता है, वो पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये जो ट्राइब्स मैंने आपको बताई है, या फिर इनकी प्रथाएं पूछ ली जाती है, इनकी प्रथाएं पूछ ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ किस जिले में है, उदयपुर में है। एक कांदिया पूछा जाता है कि लोकिया या कांदिया क्या है, निम्न में से क्या है। तो लोकिया कांदिया या आदिवासियों में जो मृत्यु भोज की प्रथा है उसको कहा जाता है। डेथ के बाद जो मृत्यु भोज प्रथा होती है उसको कहा जाता है। एक कन्या विवाह होता है, जिस भील की कन्या का विवाह होता है उसके घर की दीवार पे हल्दी वगैरह से देवी का चित्र बनाया जाता है, वो किसमें होता है, भीलों में। एक लीला मोरिया संस्कार होता है, ये भी आदिवासियों में एक मैरिज प्रोग्राम होता है, लीला मोरिया। नात्रा प्रथा होती है, एक कीका मारी होती है, इसमें कोई जैसे कोई डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर, कोई जैसे बाढ़ आ गई तो उसको किक मारी बोलते हैं। ये उसमें जोर जोर से हल्ला करना जैसा होता है। मोताना पूछ लिया जाता है। मोताना ये सबसे खराब प्रथा है आज के टाइम पे कहा जाए तो, कि जैसे किसी का खून खराब हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसमें क्या किया जाता है, उससे पैसे ले लिए जाते हैं बदले में। अब ये क्या तरीका है, खैर इनकी प्रथा है, लेकिन उस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन ये प्रथा है जो मानते हैं लोग। आप ये जरूर पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सभी टॉपिक्स पे आपको सेपरेट टेस्ट करवाए जाएंगे। देखिए फुल लेंथ टेस्ट, आपके यूनिट वाइज टेस्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इन पे तो आपके टेस्ट करवाए ही जा रहे हैं, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी जैसे स्पोर्ट्स है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड, उसका सेपरेट टेस्ट करवाएंगे। राजस्थान की जो बजट है उस पे सेपरेट टेस्ट होगा, इकोनॉमिक सर्वे है उस पे सेपरेट टेस्ट होगा। तो जितना भी आपके इम्पोर्टेंट है उस पे भी सेपरेट टेस्ट होगा। पूरा सिलेबस है उस पे तो टेस्ट चल ही रहे हैं, आपको इस पे नोट्स भी मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे ये टॉपिक्स जो बताएं आज। करंट अफेयर्स का एक सेपरेट, पूरा पिछले एक साल का जो करंट अफेयर्स है उसका टेस्ट होगा, जल्दी करवाएंगे। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसमें कोई इश्यू है नहीं, वो टेस्ट मिल जाता है। अदरवाइज कोशिश करेंगे यहाँ, अगर आप सपोर्ट देते हैं तो यहाँ पे भी वो जो पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है उसका टेस्ट करवाया जाए। कोशिश यही रहेगी कि कोई भी आपका सिलेबस में से टॉपिक बचे नहीं, आपको पूरा सिलेबस और उसका रिवीजन अच्छे से करवाया जाए, और उस पर ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, जो यूजफुल हैं, जिनका लेवल आपके एग्जाम के हिसाब से है, वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर दिवाली का चल रहा है, आज कल के लिए ही है वो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, myupsc.in पे जाके चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं उसका लिंक, या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी है जरूर पूछिएगा। थैंक यू, गुड लक।